हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है उपसर्ग। आज हम उपसर्ग को डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट मिलेगा। इतना पढ़ लेने के बाद आपको उपसर्ग फिर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं इसको, उपसर्ग को। उपसर्ग होते क्या हैं, है ना। और उपसर्ग के बारे में बहुत सारी बातें हैं, सब पर चर्चा करेंगे। तो पहले उपसर्ग का अर्थ जान लेते हैं। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, उपसर्ग उपधन सर्ग से मिलकर के बना है। उप का अर्थ होता है समीप, है ना। और सर्ग का अर्थ होता है निर्माण, है ना। मतलब ऐसे शब्द या शब्दांश या अक्षर जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके किसी शब्द के समीप में, आगे की तरफ समीप में जुड़ करके निर्माण का कार्य करते हैं, उनको क्या कहेंगे। उनको कहेंगे हम उपसर्ग। और जो उपसर्ग होते हैं ना दोस्तों, इनका अपना स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है। जब ये शब्द में जुड़ते हैं तब वो अर्थयुक्त बनते हैं, और शब्द से उनको हटा दिया जाए तो उनका अपना कोई अर्थ नहीं रहता है। और ये जो उपसर्ग होते हैं इनको हमेशा जानते रहिए। कोई भी शब्द होता है, उस शब्द के आगे जुड़ते हैं क्या, उपसर्ग। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं, और इनका अपना स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब वह शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उस शब्द को एक नया अर्थ, एक नया स्वरूप देते हैं, है ना। और उपसर्ग जो होते हैं, इनकी जो पहचान होती है, कहने का मतलब हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो आपके मुख्यतः 3 जगहों से लिए गए हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग हैं, दूसरा खुद हिंदी के ही उपसर्ग हैं, और तीसरा आपका विदेशी उपसर्ग हैं। तो 3 जगहों के उपसर्ग हैं, उनको हम पढ़ लेंगे तो फिर हमको उपसर्ग पढ़ने की कोई ज़रूरत, कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है उपसर्ग के बारे में, आइए इन सब को देखते हैं। कह रहा है उपसर्ग शब्द निर्माण के साधन हैं। यही बात तो मैंने बताया। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के साथ जुड़ करके नए शब्द का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इनसे भाषा में नए शब्दों की रचना होती है, नए नए शब्द बनते हैं, है ना। कोई उपसर्ग किसी के आगे लगा देंगे तो नया शब्द बन जाएगा। उपसर्ग वे अक्षर या शब्द या शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द को नया रूप एवं अर्थ प्रदान करते हैं। यही चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ करके क्या करते हैं, उस शब्द को नया अर्थ और नया स्वरूप प्रदान करते हैं। आगे लिखा गया है उपसर्ग का स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है, शब्द से अलग कर देने पर वह अर्थहीन हो जाते हैं। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि उपसर्ग का अपना स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वह शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उनको, उस शब्द के साथ वो अपना भी अर्थ प्रकट करते हैं, है ना। लेकिन शब्द से अलग कर देने पर वो अर्थहीन हो जाते हैं। और यहाँ लिखा है लेकिन शब्द से जुड़कर भी नया अर्थ प्रदान करते हैं। तो ये बातें लिखी गई हैं, और यहाँ पर उपसर्ग को तोड़ करके बताया गया है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। उपसर्ग को तोड़ेंगे तो उपधन सर्ग में टूटेगा। उप का मतलब होगा समीप, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, सृष्टि मतलब निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, है ना। जैसे यहाँ पर हमको उदाहरण दिया गया है दोस्तों, एक ही शब्द हम पकड़ लेते हैं हार। यहाँ पर देखो, यहाँ भी हार है, यहाँ भी आपका क्या है, थोड़ा समस्या होती है ऐप को चलाने में। यहाँ भी हार है, यहाँ भी हार है, यहाँ भी हार है, यहाँ भी हार है, लेकिन आगे उपसर्ग अलग अलग जुड़ रहे हैं। पहले में आ जुड़ा है, दूसरे में वी जुड़ा है, तीसरे में सम जुड़ा है, और चौथे में प्रा जुड़ा है ना। तो यहाँ पर क्या है ना कि आ में हार जोड़ देने पर आहार बन जाता है। आहार का मतलब खाने वाली कोई वस्तु होती है, उसको आहार कहेंगे ना। बिहार, बिहार का मतलब भ्रमण करने से। बिहार में वी जोड़ दिया, हार में क्या जोड़ दिया,
वी जोड़ दिया तो क्या बन गया, बिहार बन गया। और बिहार का मतलब क्या हो जाएगा, अब भ्रमण करना हो जाएगा। अब इसी हार में अगर हम सम जोड़ देंगे तो संहार हो जाएगा, संहार का मतलब विनाश करना, है ना। और इसी हार में जब हम प्र उपसर्ग जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रहार, और प्रहार का मतलब है कि वार करना, है ना। चोट पहुंचाने के लिए जो हम वार करते हैं उसी को कहा जाता है प्रहार। तो यहाँ पर देख रहे हैं शब्द एक ही है, हार एक ही शब्द है सब जगह, लेकिन उसके आगे अलग अलग उपसर्ग जुड़ने से इनका अर्थ अलग अलग देखिए हो गया है ना। आहार, बिहार, संहार, प्रहार। अब यहाँ पर नीचे और क्या समझाया गया है, कहा गया है यहाँ आ, वि, सम, प्र उपसर्ग है ना। जो आगे थे वो लोग क्या थे, उपसर्ग थे। हिंदी में जो उपसर्ग उपलब्ध हैं वे 3 स्रोतों से आए हैं, संस्कृत, हिंदी और विदेशी। अभी मैंने आप लोगों से बताया था कि हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो या तो संस्कृत के हैं या तो खुद हिंदी के हैं या फिर विदेशी हैं। विदेशी में कई आ जाएंगे, जैसे उर्दू है ना, फारसी है, अंग्रेजी का है, ये सभी क्या हैं, विदेशी के अंतर्गत ही आएंगे। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा संस्कृत वाले को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का निर्माण हुआ है ना। संस्कृत हिंदी की जननी है, तो 22 उपसर्ग होते हैं आपके संस्कृत में, और इन 22 का नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है ना। और इन 22 का नाम क्या है, प्र है, परा है, अप्स है, सम है, अनु है, अव है, निस है, निर है, दुर है ना, दुस है, दुर है, वी है, आंग है, नी है, अधि है, अपि है, अति है, सु है, उत है, अभि है, प्रति है, परि है, उप है। तो ये आपके क्या हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं। और कोई भी शब्द होता है उसके आगे प्रा लगे रहेगा तो आप जान जाना कि संस्कृत का उपसर्ग लगा है। जैसे हम यहाँ पर ऐसे कह दें, है ना, ऐसे कह दिया जाए प्रयोग, है ना। तो योग मूल शब्द है, इसके आगे प्रा जुड़ गया है, हो गया प्रयोग। तो ये प्रा क्या है, संस्कृत का उपसर्ग था। अब यहाँ पर आप लोगों को ये जो 22 उपसर्ग दिए गए हैं, 22 के उपसर्गों का नाम लिख करके उसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। दोस्तों बोर नहीं होना है ना। हमारे सिलेबस में है, हमारे टॉपिक में है, तो अधिक से अधिक उदाहरण का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपको इसे देखना है, नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लीजिए, और इनका रिवीजन भी करना पड़ेगा, है ना। सफलता पाने के लिए दोस्तों संघर्ष करना ही पड़ता है। सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ता है ना। और कांटों की तरह महकना है तो सॉरी गुलाब की तरह महकना है तो कांटों के बीच रहना भी पड़ता है ना। तो ये आपका 22 उपसर्ग है। और प्रा उपसर्ग से जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे प्रगति है, प्रसिद्ध है, प्रबुद्ध है, प्रलय है, प्रयोग है, प्रदोष है, प्रकोप है, प्रबल है, प्रदेश है ना, प्रकृति है, प्रख्यात है, प्रचार है, प्रमाण है, प्रपंच है, प्रस्थान है। ये सभी जो शब्द बने हैं ये प्रा उपसर्ग से बने हैं, है ना। अब आगे देखते हैं परा उपसर्ग। ये जो आपका है आगे है परा उपसर्ग। परा उपसर्ग से पराजय बना है, पराभाव बना है, परामर्श बना है, पराक्रम बना है, पराकाष्ठा बना है, पराभूत बना है ना। तो ये सभी आपके परा उपसर्ग से बने हैं। और ये सभी उपसर्ग आपके संस्कृत के हैं। 22 के 2200 को लेकर के हम थोड़ा सा उदाहरण पर चर्चा करेंगे। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो स्किप करके जाना नहीं है दोस्तों। यही तो हम गलती करते हैं, वीडियो स्किप करके चले जाते हैं, है ना। जब तक हम इस पर अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, मन नहीं लगाएंगे, अपनी रुचि इसमें नहीं लगाएंगे, तब तक हम आगे कैसे पढ़ेंगे और हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो रुचि का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सफल होना है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही, रुचि तो पैदा करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर अप उपसर्ग, अप उपसर्ग से देखिए अपहरण है, अपकर्ष है, आगे अप आपको देखने को मिल रहा है और उपसर्ग आगे ही लगते हैं। अपराध है, अप लगा हुआ है, अपव्यय है, अप लगा हुआ है ना, अपमान है, अप सगुन है, अपकार है, अपयश है। तो ये सभी आपके अप उपसर्ग वाले उदाहरण थे।
अब अनु उपसर्ग वाले हैं, जैसे अनुज है, अनुभव है, अनुकरण है, अनुकूल है, अनुवाद है। अनु अनु आपको आगे सब जगह देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, है ना। और बहुत ज़्यादा इसमें समझाने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन उदाहरण जो है ना, इनको एक बार ज़रूर देखना चाहिए, है ना। अनुशीलन है, अनुक्रम है, अनुपात है, अनुरूप है, अनुगम है, अनुशासन है, अनुभव है, अनुचर है, अनुदेश है ना। तो ये सब आपके हो गए। अब सम उपसर्ग वाले कौन कौन से हैं? सम उपसर्ग वाले जो शब्द हैं, जैसे संस्कार है। अब संस्कार का संधि विच्छेद करेंगे, समधन कार मिलेगा, समधन कार मिलेगा, है ना। और जो सम है यहाँ पर हलंत लगा है, समकार, है ना। समधन कार संस्कार बन जाएगा। समधन चार संचार बन जाएगा। समधन वेदना संवेदना बन जाएगा। समधन कल्प संकल्प बन जाएगा, है ना। तो व्यंजन संधि के ये सब उदाहरण है ना। संकल्प हो गया, समन्वय हो गया, संतुलन हो गया, संगीत हो गया। समधन गीत से संगीत बना है। संगठन है, समीप है, समधन ईप से बना है। समुद्र है, समधन उद्र से बना है। संतोष है, समधन तोष से बनेगा, है ना। तो आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर दोस्तों आपको संधि विच्छेद करना आता है ना, तो उपसर्ग पहचानना और भी आसान हो जाता है ना। अब इसमें जैसे माँ तो नहीं दिख रहा है, संस्कार में माँ तो नहीं दिख रहा है, तो आप सोचोगे इसमें सम उपसर्ग कैसे होगा। तो जो आपको ये बिंदी के तौर पर दिख रहा है ना, सा के ऊपर जो बिंदी दिख रही है ना, वही माँ था। और जब योग हुआ है संधि में, जब संधि जब हमने इसका किया है, तो वही माँ जो आपका हलंत लगा था, वही बिंदी के रूप में सा के ऊपर ऐसे आ गया है ना। अब ये देखिए प्रगति, है ना। ये जो है, ये सब आपके उदाहरण आपके प्रति के हैं। प्रति उपसर्ग के सारे उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, प्रतिधन कुल, प्रतिधन रोपण, प्रतिधन आरोपण होगा। प्रत्यारोपण का प्रतिधन आरोपण होगा। और प्रतिधन आरोपण कौन सा संधि बनेगा? यण संधि बनेगा, है ना। और ये प्रतिबिंब हो जाएगा, प्रतिधन हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना। प्रत्युत्तर हो जाएगा, प्रतिष्ठान हो जाएगा, प्रत्याशा हो जाएगा, प्रतिपादन हो जाएगा, प्रत्युपकार हो जाएगा और प्रतिक्षण हो जाएगा। और नीचे उत उपसर्ग वाले दिए गए हैं, उक्त उपसर्ग वाले उदाहरण दिए गए हैं। जैसे उत और उद वाले उदाहरण दोस्तों सेम सेम हो जाते हैं, क्योंकि ता का दा हो जाता है, सॉरी, हाँ, ता का दा हो जाता है जब हम संधि करते हैं। तो उत धन, उत में तोड़िए या उद में तोड़िए, दोनों में से किसी में भी तोड़ सकते हैं। जैसे उद्भव को हम उत धन भव में भी तोड़ सकते हैं, उद धन भव में, दोनों में तोड़ सकते हैं, है ना। उत धन लेख में तोड़ दीजिए या उद धन लेख में तोड़ दीजिए। यावत धन, ये उज्ज्वल है ना, उत धन ज्वल में टूटेगा। उद्घाटन है, उत धन घाटन में टूटेगा। उत धन चारण में टूटेगा, है ना। तो ये जब तोड़ेंगे, इनको संधि विच्छेद करेंगे, तो उत उपसर्ग आपको इन सब में देखने को मिलेगा, है ना। और उत्कर्ष हो गया, उच्चारण हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, उद्धत हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, है ना। और ये उन्नति हो जाएगा। तो ये सब आपके उदाहरण क्या हो गए? उत के हो गए। और मैंने कहा जो उदाहरण उत वाले हैं, वो आपके उद वाले भी उदाहरण होते हैं, चाहे आप उत में तोड़ो, चाहे आप उद में तोड़ दो, है ना। जैसे अभी यहाँ पर हम उद्घाटन, उद धन घाटन में, इसके उदाहरण में उद्घाटन कर देते हैं, है ना। उद धन घाटन में तोड़ेंगे, चाहे उत धन घाटन में तोड़ दो, चाहे उद धन घाटन में तोड़ दो। उद्भव हो जाएगा, उत धन भव में तोड़ दो या उद धन भव में तोड़ दो, है ना। अब आगे देखते हैं अभि उपसर्ग वालों को। जो अभि उपसर्ग वाले हैं वो हैं, जैसे अभिमान है, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। अभियोग है, अभिप्राय है, अभिरुचि है, अभ्यागत है, अभीष्ट है, अभ्युदय है, अभिशाप है ना। अभिशाप ये भी लिखा है। और ये अभिमुख है, अभियान है, अभिभावक है। ये सभी आपके उदाहरण अभि उपसर्ग के हैं। सु उपसर्ग वाले जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे स्वागत है, स्वभाव है ना। और ये सुकर्म है, सुवर्ण है, सुकोमल है, सुरुचि है, सुरक्षा है, सुगंध है, सुगम है, सुलभ है, सुपुत्र है, सुलेख है, सुदृढ़ है ना। सुकृत है, सुदूर है, सुभाषित है, सुभाष है और सुजन है।
ये सभी आपके उदाहरण सु उपसर्ग वाले थे। और भूलना भूलना नहीं है, उपसर्ग हमेशा आगे ही मिलेंगे। पीछे शब्द के पीछे क्या मिलते हैं? प्रत्यय मिलते हैं। तो अब उपसर्ग वाले अब देख लेते हैं, जैसे अवज्ञा है, अवमूल्यन है, अवसर है, अवगुण है, अवकाश है, अवस्था है, अवतार है, अवनति है, अवरोहण है, अवलोकन है, अवशेष है, अवसान है। अब बी उपसर्ग वाले को, वा पर छोटी की मात्रा है, वी उपसर्ग वालों को देख लेते हैं, जैसे विज्ञान है, व्यर्थ है ना, विस्मरण है, विमुख है, वियोग है, विख्यात है, विदेश है, विद्रोह है, विफल है, विकर्षण है, विवाद है, विशेष है, विभिन्न है, विराम है ना। तो ये सभी वी उपसर्ग वाले हो गए। अब आगे दुर उपसर्ग वालों को देखें, है ना। दुर उपसर्ग वालों को, ये दुर्बोध है, दुर्घटना है, दुराचार है, दुर्दिन है, दुर्दशा है ना। ये दुर उपसर्ग वाले हो गए। और ये दुह, दा के बाद क्या है, ऐसे विसर्ग लगा है। दुह उपसर्ग वाले कौन है? दुह शासन, दुशासन है, दुष्प्राप्त है, दुर्दशा है, दुश्चरित है ना। तो दुष्प्राप्त ऐसे ही लिखा जाता है, तो इसमें दुह क्या है? उपसर्ग होता है। दुर्दशा ऐसे लिखा जाता है, दुह क्या है? आपका उपसर्ग है ना। अब दुस उपसर्ग वालों को देखते हैं, जैसे दुस्साहस है, दुश्चरित है, दुष्कर्म है, दुष्प्राप्य है ना। और नि उपसर्ग वालों को, निकृष्ट है, निरूपण है, निवास है, निबंध है, निवेदन है। और निस उपसर्ग वाले जो हैं, निसंदेह है, निसंतान है। अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें किसमें टूटेगा? टूटेगा ऐसे, निधन संदेह, निधन संदेह में टूटेगा, है ना। निह क्या है? उपसर्ग है ना। निधन संतान में टूटेगा, निसंतान हो जाएगा। निधन तारण में टूटेगा, निस्तारण हो जाएगा। तो संधि विच्छेद करना आना चाहिए, तो उपसर्ग छांटना भी आसान हो जाता है। और उपसर्ग जब आप जान जाओगे तो संधि करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जुड़ा हुआ है ना, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं निर उपसर्ग को, है ना। निर उपसर्ग में भी आपका संधि देखने को मिलता है। निर का नियम होता है ना। निर्दोष, तोड़ेंगे अगर संधि विच्छेद करेंगे, निह धन दोष। निर्मूल, निह धन मूल, निह धन जीव, निह धन धार, है ना। निह धन धार, निराधार हो जाएगा, है ना। जैसे नीरज का तोड़ते हैं, निह धन रज, नीरज, है ना। और यहाँ पर वहाँ निर हो गया और यहाँ निह हो जाएगा, है ना। यहाँ निधार, निआधार, निसंदेह, निसंतान, निसंग, ये क्या हो जाएंगे आपके? ये आपके हो जाएंगे नि उपसर्ग वाले, है ना। और अब देखते हैं आगे उर्दू के उपसर्ग। अब तो संस्कृत वाले उपसर्ग दोस्तों आपके क्या हुए? खत्म हो गए। उर्दू के उपसर्ग देख लेते हैं। वैसे उर्दू के जो उपसर्ग होते हैं ये विदेशी उपसर्ग में आते हैं, है ना। अभी हमको हिंदी वाले उपसर्ग को भी देखना है ना। तो उर्दू में जो उपसर्गों की संख्या है वो कितनी है? 19 है ना। और वो कौन कौन से हैं? अल है, कम है, खुश है, गैर है, दर है, ना है, फिल है, बा है, बर है, बे है, बिल है, बिला है, ला है, सर है, हम है, हर है। ये सभी आपके क्या हैं? उर्दू वाले उपसर्ग हैं। अब इनका एक एक उदाहरण भी हम बताते चले, यहाँ पर नहीं दिया गया है ना। जैसे अल से बन जाएगा क्या? अलविदा बन जाएगा, है ना। जैसे कम से क्या बन जाएगा? कमज़ोर बन जाएगा या कमबख्त बन जाएगा, है ना। कम से कमज़ोर या कमबख्त, है ना। खुश से खुशनसीब बन जाएगा या फिर खुश से खुशनसीब बन जाएगा और खुशकिस्मत बन जाएगा। गैर से गैर हाजिर बन जाएगा या गैर जिम्मेदार बन जाएगा। दर से दरअसल बन जाएगा, है ना। और ना से नाकाम बन जाएगा, है ना। और फिल से फिलहाल बन जाएगा, है ना। बा से क्या बन जाएगा? बा से बन जाएगा जैसे बासूरत, ऐसे कह दिया जाए, बासूरत कह दिया जाता है, या फिर बा कलम कह दिया जाता है। तो वो क्या हो जाएंगे? बा उपसर्ग हो जाएंगे, है ना। बर उपसर्ग से कोई शब्द आप सोचिएगा। बर उपसर्ग के से कौन सा शब्द बन जाएगा? जैसे
बर्बाद बन जाएगा कि नहीं बनेगा? शायद बन जाएगा, है ना। और बे से क्या बन जाएगा? जैसे बेअकल बन जाएगा, बेईमान बन जाएगा, है ना। और बिल से क्या बन जाएगा? जैसे बन जाएगा, बिल से बन जाएगा बिल्कुल बन जाएगा, है ना। और और ये बिला से क्या बन जाएगा? है ना, बिलास्ता बन जाएगा। ऐसे ला से बनेगा लाजवाब। सा से क्या बन जाएगा? सरफरोश बन जाएगा, है ना। या सर कलम बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। लेकिन सर कलम नहीं बनेगा, सर कलम सर का अर्थ वहाँ पर सिर से होगा, लेकिन यहाँ पर सरफरोश बन जाएगा, है ना। हम से क्या बन जाएगा? हम सफ़र बन जाएगा, हमदर्द बन जाएगा, है ना। हमराही बन जाएगा। हर से क्या बन जाएगा? ये हर है ना। हर से क्या बन जाएगा? हर एक बन जाएगा। जैसे हर एक लिखते हैं ना, हर एक, हर एक बन जाएगा, है ना। तो ये आपके उर्दू के उपसर्ग हैं। इनका भी प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि उर्दू भाषा से बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग हुए हैं। तो उन उर्दू शब्दों के आगे जो उपसर्ग लगते हैं वो आपके उर्दू के उपसर्ग होते हैं। अब हिंदी के उपसर्ग, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? 13 है ना। जैसे आ है, इन 13 को मैंने लिखा है। आ है, अन है, का है, कु है, दू है, नी है, औ है। औ में वा भी लिख सकते हैं, और इस तरह से मात्रा वाला भी लिख सकते हैं। और उसके बाद भर है। उसके बाद क्या है? भर है, सु है, अध है, उन है, पर है, चौ है। ये सभी क्या है? आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। और जाहिर सी बात है, जो संस्कृत के उपसर्ग होंगे वो संस्कृत शब्दों के आगे लगते हैं, और जो हिंदी के उपसर्ग हैं, है ना, वो हिंदी शब्दों के आगे लगते हैं, अर्थात तद्भव शब्दों के आगे लगते हैं। तद्भव शब्द के आगे जो उपसर्ग लगते हैं वो हिंदी के उपसर्ग होते हैं, और जो तत्सम शब्दों के आगे उपसर्ग लगते हैं वो आपके संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। उर्दू शब्दों के आगे जो उपसर्ग लगते हैं वो उर्दू के उपसर्ग होते हैं, और इंग्लिश शब्दों के आगे जो उपसर्ग लगेंगे वो इंग्लिश के उपसर्ग होंगे। बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है ना। अब यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है, हिंदी के उपसर्ग तद्भव शब्द के साथ लगते हैं। तो मैंने अभी बताया कि आपके संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं ना वो तत्सम शब्दों के आगे लगते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी शब्दों के आगे लगेंगे। उर्दू वाले उपसर्ग उर्दू शब्दों के आगे लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा गया है, तद्भव। तद्भव मतलब हिंदी वाला शब्द, हिंदी वाले शब्द के आगे हिंदी का ही उपसर्ग लगेगा, है ना। और जबकि संस्कृत के उपसर्ग तत्सम शब्द के आगे लगते हैं। अब यहाँ पर हम हिंदी के उपसर्ग जो हैं उनसे जो शब्द बने हैं उनको कुछ देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा बोरियस ज़रूर महसूस हो रहा होगा, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर कंटेंट ज़्यादा मिल रहे होते हैं और पूर्ण मात्रा में मिल रहे होते हैं, वहाँ पर तो थोड़ा दिक्कत होता ही है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि अच्छी चीज़ें हमको बुरी लगती हैं, ख़राब लगती हैं, इंटरेस्ट नहीं रहता है। जैसे दवा, अगर बीमार हैं तो उस समय दवा ही आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन दवा हमको उस समय कड़वी कड़वी लगती है। मीठा हमको कितना फ़ायदेमंद है, लेकिन वो मीठा हमको कितना पसंद होता है, लेकिन वो हमको नुकसान पहुंचाता है ना। तो आप देख लीजिए, जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो पसंद कम आती हैं। दूध को देख लीजिए, बहुत लोग कहते हैं हमको दूध पसंद नहीं है, लेकिन दारू बहुत पसंद करते हैं वो। तो जो नुकसान करने वाली चीज़ें हैं वो अक्सर ज़्यादा पसंद आती हैं। तो वही चीज़ है, अगर आपको बोर लग रहा है तो आप इस चीज़ को इग्नोर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं और कम समय में मिल रही हैं, क्योंकि मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ पहले से लिखा लिखाया है ना। बस बताना है, समझाना है, आगे बढ़ते चले जाना है। नहीं तो एक दिन में उपसर्ग खत्म हो पाएगा, एक दिन में समास खत्म हो पाएगा। मैं एक दिन में पूरा पढ़ा देता हूँ, एक दिन उसका प्रैक्टिस करा देता हूँ। बहरहाल यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत समझाना भी आपको ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अभी बच्चे हो, है ना। हम आपको रास्ता नहीं दिखाएंगे, हम आपको समझाएंगे नहीं,
तो आप सही रास्ते पर कैसे चलोगे। तो नी उपसर्ग आपका हिंदी का उपसर्ग है। इससे बना है निकम्मा, निहत्था, निपुण, निठल्ला। भर उपसर्ग ये भी हिंदी का है। भरपेट बना है, भरसक बना है। कु उपसर्ग ये भी हिंदी का है। कुढंग, कुसंगत, कुख्यात, कुपूत, कुठौर, ये सब बने हैं। और आगे देखिए दु उपसर्ग है ना। दु उपसर्ग जो है ये भी हिंदी का उपसर्ग है। इधर सब हिंदी के मिलेंगे अभी, है ना। दुबला है, दुबारा है, दुगना है, दो है, दो भासिया है ना। उन उपसर्ग से 29 बना है, 39 बना है, 59 बना है, 49 बना है। अध उपसर्ग से क्या बनेगा, अधपका बनेगा, अधमरा बनेगा, अधपका बनेगा, अधमरा बनेगा, अधमुहा बनेगा, अधखुला बनेगा, है ना। अन उपसर्ग से क्या बना है, अनचाहा, अनदेखा, अनमोल, अनजान, अनगिनत, अनपढ़। सु उपसर्ग से क्या बना है, सुडौल और सुसज्जित, सुसुंदर, है ना, ऐसे बन जाएगा। और सुघड़ा बना है। घड़ा, घड़ा जो होता है उसको अच्छा घड़ा कहना हो तो हम कहेंगे सुघड़ा, है ना। विदेशी भाषा के उपसर्ग, विदेशी भाषा में बहुत सारे आ जाएंगे, है ना। उर्दू वाले भी विदेशी हैं, संस्कृत सॉरी इंग्लिश वाले भी विदेशी हैं, फारसी वाले भी विदेशी हैं, अरबी वाले भी विदेशी हैं। तो यहाँ पर हमको अलग अलग नहीं पढ़ना है, उर्दू को हमने अलग करके पढ़ ही लिया। उर्दू वाला जो उपसर्ग हमने पढ़ा वो विदेशी के अंतर्गत हम उसको रख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये कम उपसर्ग जो होता है ये विदेशी भाषा का उपसर्ग है ना। कम विदेशी भाषा का उपसर्ग है। और ये इससे बना है कमज़ोर, कम खर्च, कम कीमत, कम उम्र, है ना। और आगे ये ला देख लीजिए, ला आपका उर्दू उपसर्ग है, पढ़े होंगे ला उर्दू उपसर्ग में। लापता है, लाजवाब है, लावारिस है, लाइलाज है, लाजवाब हो जाएगा, है ना। बे उपसर्ग इससे बन जाएगा बेईमान, बेदर्द, बेगुनाह, बेकाम, है ना, बेसुध। बद उपसर्ग बद से बन जाएगा बदचलन, बददुआ, बदसलूकी, बदसूरत, है ना, ये बन जाएगा। और खुश उपसर्ग ये भी आपका विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत आएगा, जैसे खुशहाल, है ना, खुशखबरी, खुशकिस्मत, खुशबू, खुश नसीब, है ना, खुशहाल। और यहाँ हम उपसर्ग है। हम उपसर्ग से हम उम्र, हम सफ़र, हम दर्द, ये बन जाएगा। बिल उपसर्ग से बिल्कुल, है ना। ये बिल इरादा, बिल यकीन, ये हम और बिल्कुल इन दोनों को उर्दू उपसर्ग में मैंने अभी पढ़ाया ही था। गैर उपसर्ग को मैंने उर्दू उपसर्ग में पढ़ाया ही था। उर्दू भी तो क्या है, विदेशी के अंतर्गत ही आएगा। गैर से गैर जिम्मेदार, गैर नुमाइश, गैर कानूनी, है ना। और बहु उपसर्ग जो होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, बहुभाषी, बहुविकल्पी, बहुआयामी, उपसर्ग से ये सभी शब्द आपके बने हैं। अब अंग्रेजी के उपसर्ग देखेंगे, और अंग्रेजी का उपसर्ग दोस्तों देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें और हैं जिनको जोड़ा है, जिनका अर्थ भी रखा है ना। हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, आधा। और हाफ से पता चल रहा है ये अंग्रेजी का है, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, है ना। हाफ का मतलब क्या होगा, आधा। किसी चीज़ को आधा करना रहेगा तो उसके आगे हाफ लगा देंगे। पैंट को आधा करना है तो हाफ लगा देंगे। टिकट को आधा करना है तो हाफ लगा देंगे। रेट को आधा करना है तो हाफ लगा देंगे, तो बन जाएगा हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ रेट, है ना, ये बन जाएगा। अब अगला उपसर्ग आपका अंग्रेजी का है सब। सब का मतलब अधीन, किसी के नीचे अगर हम काम कर रहे हैं तो कहा जाएगा हम उसके अधीन काम कर रहे हैं, है ना, है ना। तो सब का मतलब अधीन या नीचे, किसी के नीचे हम जरूर पोस्ट बनती है ना, कोई इंस्पेक्टर होता है, कोई सब इंस्पेक्टर होता है, तो होता है ना। तो वही चीज़ है कि किसी के अधीन कोई रह करके काम करेगा तो उसके लिए हमको सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर जो होता है वो इंस्पेक्टर के नीचे काम करता है। सब रजिस्टर, जो रजिस्टर होता है मुख्य रजिस्टर, उसके नीचे जो रजिस्टर रहेगा उसको कहेंगे सब रजिस्टर। सब पोस्टर, पोस्टर के नीचे वाला पोस्टर क्या कहलाएगा, सब पोस्टर। सब जज,
जो बड़ा जज है उसके नीचे जो जज रहते हैं उनको कहा जाता है सब जज, है ना। तो जो लोग नीचे कार्य करते हैं उनके लिए सब उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। चीफ चीफ का मतलब प्रमुख, किसी को मुख्य बनाना हो। जैसे बैंक की तमाम ऑफिस हैं लेकिन उनमें से एक ऑफिस को मुख्य बनाना है तो उसको कहेंगे हम क्या, चीफ, सॉरी दोस्तों, ये तो उसको हेड ऑफिस कहेंगे। तो वहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर ना हेड वाले में भी क्या है, मुख्य बनाना होता है और यहाँ प्रमुख बनाना होता है। जैसे इसमें इंसानों की बात होगी, किसी इंसान को 4-5 इंसान है उनमें से कोई 5 इंसान है उनमें से किसी एक को प्रमुख बनाना है तो उसके लिए हम चीफ बनाएंगे, है ना। जैसे मिनिस्टर बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा मिनिस्टर होता है उसको हम कहेंगे चीफ मिनिस्टर, है ना। सेक्रेटरी बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा जिसका पद होता है उसको हम कहते हैं चीफ सेक्रेटरी। इंजीनियर बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें से सबसे बड़े पद पर जो होता है, सबसे अनुभवी होता है, उसको हम कहेंगे चीफ इंजीनियर, है ना। तो किसी को प्रमुख बनाना है, मुख्य बनाना है ना, तो उसके लिए क्या रहेगा, चीफ का प्रयोग किया जाता है। जनरल, जनरल का मतलब क्या होता है, प्रधान, है ना। और जनरल का अर्थ होता है प्रधान या सामान्य, है ना। और यहाँ पर जैसे जनरल मैनेजर है, जनरल सेक्रेटरी है, जनरल इंश्योरेंस है ना। ये क्या होगा, जनरल है। जनरल का मतलब प्रधान या सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, है ना। एकदम एवरेज में जो रहता है जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल इंश्योरेंस, है ना। और हेड, हेड का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश में मुख्य, है ना। और मास्टर को अगर हेड बनाना है, हेड का मतलब मुख्य बनाना है, 5-6 मास्टर उनमें से किसी एक को मुख्य बनाना है तो हेड का प्रयोग कर देंगे, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल, हेड ऑफिस, है ना। डिप्टी, डिप्टी का मतलब होता है दोस्तों सहायक, है ना। हाँ, हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन अपने सहायक के तौर पर किसी को रख लेंगे तो वो डिप्टी कहलाएगा, है ना। अगर हम मिनिस्टर हैं तो हमारे नीचे हमारी सहायता करने वाले मिनिस्टर को डिप्टी मिनिस्टर कहेंगे, है ना। डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर, है ना। डिप्टी रजिस्टर बोले तो सहायक रजिस्टर, है ना। डिप्टी मिनिस्टर बोले तो सहायक मिनिस्टर, डिप्टी कलेक्टर बोले तो सहायक कलेक्टर, वो भी कलेक्टर ही है लेकिन सहायता कर रहा है अपने से बड़े वाले कलेक्टर की, है ना। वाइस, वाइस का मतलब भी होता है दोस्तों सहायक, है ना। जैसे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, है ना। तो वाइस का प्रयोग, वाइस भी क्या होता है, इसका भी अर्थ होता है सहायक। अब एक्स, एक्स का मतलब होता है मुक्त, है ना। मुक्त यानी फ्री, फ्री करने से है इसका तात्पर्य। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, हाँ यहाँ पर आपको दिया गया है एक्सप्रेस, है ना, एक्स कमिश्नर, एक्स स्टूडेंट, एक्स प्रिंसिपल, तो ये सभी क्या हो गए आपके इंग्लिश वाले उपसर्ग हो गए। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, सीखने में तो टाइम लगता ही है ना। कहीं हम रील देखने में तो अपना टाइम नहीं ना गंवा रहे हैं, चीज़ों को समझने और सीखने और याद करने में ही तो हम अपना समय लगा रहे हैं। तो इसके लिए आपको अफसोस नहीं करना है। ये हमारा वीडियो बहुत लंबा तो नहीं, आधी घंटे का वीडियो है। और कैसा लगा आप लोगों को हमारा यह वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम आप लोगों से इसी चैप्टर की प्रश्नोत्तरी लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।